चलिए अब शुरू करते हैं CV2 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस की कुछ मेन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जो मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक ट्रू सॉल्यूशन एंड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए कंपेयर करते हैं। अगर हम बात करें पहले ट्रू सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉल्यूट के पार्टिकल साइज की। ऑन दी अदर हैंड, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल साइज कम होने की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है। इसीलिए अगर हम ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि ट्रू सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हमेशा ज़्यादा आती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट, जिसके बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम एक ट्रू सॉल्यूशन लें और उसमें से टॉर्च से लाइट पास करें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का पाथ नहीं दिखाई देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं और इसीलिए लाइट का पाथ नज़र नहीं आता है। अब अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें लाइट पास करते हैं तो लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल की वजह से लाइट स्कैटर हो जाएगी और इस वजह से हम लाइट का पाथ देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का पाथ नज़र नहीं आता है। ऑन दी अदर हैंड, कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ नज़र आता है क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट होने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का डायमीटर लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर पार्टिकल साइज और उनके नेचर पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर के गोल्ड पार्टिकल्स हैं जिनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। अब जैसे ही पार्टिकल साइज इंक्रीज होता है इनका कलर पर्पल हो जाता है। पार्टिकल साइज फर्दर इंक्रीज करने पर इनका कलर गोल्डन हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग साइज के पार्टिकल अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कलर नजर आते हैं। चलिए अब एक PSV कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाटर एंड मिल्क के मिक्सचर का कलर रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट में डिफरेंट क्यों नजर आता है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। किसी भी पार्टिकल का या हम बोल सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर के पास लाइट किस तरीके से आ रही है। यही कारण है कि जब हम मिल्क और वाटर के मिक्सचर को रिफ्लेक्टेड लाइट में देखते हैं तब ये ब्लूइश नज़र आता है और जब इसी मिक्सचर को हम ट्रांसमिटेड लाइट में देखते हैं तब ये रेडिश नज़र आता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। स्टूडेंट्स, ब्राउनियन मूवमेंट्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। सबसे पहले ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, इसीलिए इन मूवमेंट्स का नाम ब्राउनियन मूवमेंट पड़ा। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स वाटर पर मूवमेंट करते हैं। जब रॉबर्ट ब्राउन ने पार्टिकल्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि पार्टिकल्स रैंडम जिगजैग मोशन करते हैं। इस जिगजैग मोशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस जिगजैग मोशन की यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो ये कि ये नेचर ऑफ कोलॉइड पर डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद ये डिपेंड करती है साइज ऑफ द पार्टिकल पर एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पर। अब क्वेश्चन ये था कि ये पार्टिकल्स लगातार जिगजैग मोशन करते क्यों हैं। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो ये था कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं,
जिसकी वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल्स लगातार सभी डायरेक्शंस में जिगजैग मोशन करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं या कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है, इसके प्रिपरेटिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि कोलॉइडल स्टेट हमेशा चार्ज्ड स्टेट होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो पॉजिटिवली चार्ज सोल होगा या नेगेटिवली चार्ज सोल होगा। यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सोल्स के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये समझा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पर हमेशा कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका एक रीजन है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। इसका मतलब यह है कि कोलॉइडल पार्टिकल प्रेफरेंशियली या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं। देखते हैं कैसे। कोलॉइडल पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉमन आयंस को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे कॉमन आयंस जो एक्सिस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम मान लें कि Ag प्लस सिल्वर नाइट्रेट से लिया गया है और I माइनस यहाँ पर Ki से आया है और Ki यहाँ पर एक्सेस में है, तो यहाँ पर क्या होगा कि Ag प्लस और I माइनस ये दोनों कॉमन आयंस हैं, लेकिन क्योंकि I माइनस एक्सेस में है इसलिए जो एडजॉर्प्शन होगा प्रेफरेंशियली वो किसका होगा, I माइनस का। इसलिए हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि AgI हमारा सोल है जिसके ऊपर I माइनस का एडजॉर्प्शन हुआ है। अब क्योंकि AgI पार्टिकल्स पर नेगेटिव आयंस का यानी कि I माइनस का एडजॉर्प्शन हुआ है, इसलिए जो सोल है ये एक नेगेटिव सोल कहलाएगा। अब अगर हम कंडीशंस को अपोजिट कर दें, यानी कि I माइनस यहाँ पर कम हो जाएं और Ag प्लस यहाँ पर एक्सेस हो जाएं, जो कि AgNO3 से आए हैं, तब क्या होगा कि AgI सोल में अभी भी जो कॉमन आयंस हैं वो Ag प्लस और I माइनस है। बट यहाँ पर एक्सेस में कौन सा आयन है, यहाँ पर एक्सेस में है इस बार Ag प्लस, इसीलिए जो एडजॉर्प्शन होगा वो पॉजिटिव आयंस का होगा यानी Ag प्लस का होगा, और जो हमारा सोल बनेगा वो पॉजिटिव सोल कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कोलॉइडल पार्टिकल्स किस तरह से अपने सरफेस पर प्रेफरेंशियली पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस को एडजॉर्ब कर सकते हैं। इसी से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो चलिए समझते हैं क्या है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और ये कैसे बनती है। जब कोई कोलॉइडल पार्टिकल अपने सरफेस पर प्रेफरेंशियली किसी आयन को पॉजिटिव या नेगेटिव को एडजॉर्ब कर लेता है, तो वो आयन अपने अपोजिट आयन को एडजॉर्ब करता है। इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट होती है। इस लेयर को हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी कहते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर से आपको कोलॉइडल पार्टिकल दिख रहा है, इसने I माइनस को एडजॉर्ब किया और उस I माइनस ने K प्लस को एडजॉर्ब किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लेयर बनी। इसको हम बोलते हैं फिक्स लेयर, क्योंकि ये स्टैटिक लेयर होती है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल से डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जब जो आयंस एडजॉर्ब होते हैं वो इतने स्टैटिक नहीं होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो मोबाइल होते हैं, और उनसे जो लेयर बनती है उनको हम बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। तो यहाँ पर दो तरह की लेयर बनी है, एक तो बनी है फिक्स लेयर, दूसरी है डिफ्यूज लेयर, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये कैसे होता है। यहाँ पर एक यू ट्यूब है और इस यू ट्यूब में हमने एक सॉल्यूशन लिया है। इसमें एक कैथोड लगा है और एक एनोड लगा है। अब अगर हम ये मान ले कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो एक सोल है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो जब करंट पास करेंगे तो आफ्टर सम टाइम हम ये देखेंगे कि वो जो नेगेटिव सोल है वो पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि सोल हमारा नेगेटिव था तो वो मूव तो करेगा, वो मूव करेगा ऑलवेज अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जो कि पॉजिटिव था। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब कोलॉइडल पार्टिकल्स को या कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखकर करंट पास करते हैं तो वो अपोजिटली इलेक्ट्रोड्स की तरफ या अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस को सेपरेट करने में या कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। यहाँ हम ये देखेंगे कि किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन या उसका कोएगुलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम इनके चार्ज को रिमूव कर दें तो हम पाएंगे कि आफ्टर सम टाइम इनका कोएगुलेशन हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बड़े पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देंगे।
और जब सफिशिएंटली बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि वो प्रेसिपिटेट का फॉर्म या रूप ले लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल्स का या कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन हम किन मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास मेथड्स हैं उसमें है इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सोल्स, बॉइलिंग, डायलिसिस और एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस और डायलिसिस ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं दो अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिलाने पर कैसे कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है और इसमें हमने नेगेटिव चार्ज सोल मिला दिया। तब क्या हुआ कि ये जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली सोल्स हैं इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा और पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो मिलकर बड़े साइज के पार्टिकल्स बना लेंगे और हम जानते हैं कि इसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। अगर हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को या कोलॉइडल सॉल्यूशन को बॉयल करना शुरू कर दें तब इसमें से जो इसका सॉल्वेंट है या डिस्पर्सन मीडियम है वो एवेपोरेट होने लगेगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनका कोएगुलेशन शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, डायलिसिस क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। अगर हम किसी चार्ज सोल का डायलिसिस कर दें तो उससे क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसका कोएगुलेशन हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कोलॉइडल स्टेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेंगे या हटा देंगे तो क्या होगा कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन होगा और वो जुड़कर बड़े टाइप के पार्टिकल्स बना लेंगे। इसी को हम कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अगर हम मान लें कि हमारे पास जो सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है और अगर उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो क्या होगा, जो सोल के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा और पार्टिकल्स आपस में जुड़कर बड़े साइज के पार्टिकल्स बना लेंगे या प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं हार्डी-शुल्ज़े रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में कोई एनायन या कैटायन है और उनकी वैलेंसी जितनी भी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उनकी कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन पावर होगी। अगर हम यहाँ पर नेगेटिवली सोल के लिए कैटायंस को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि Al पर 3+ चार्ज है, बेरियम पर 2+ चार्ज है और सोडियम पर +1, और जो इनका कोएगुलेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है Al3+ का, उससे कम है Ba2+ का और सबसे कम है Na+ का। चलिए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो एनायंस हैं उनको उनकी फ्लोकुलेटिंग पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम हार्डी-शुल्ज़े रूल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अनुसार किसी भी कैटायन या एनायन की फ्लोकुलेटिंग पावर उसके चार्ज पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी ही ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग पावर होती है। अब अगर यहाँ पर हम आयंस का कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि यहाँ पर फेरोसाइनाइड का चार्ज सबसे ज़्यादा है और क्लोराइड का चार्ज सबसे कम है, इसलिए हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेरोसाइनाइड का चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका फ्लोकुलेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा है। इससे कम है फॉस्फेट आयन, उससे कम है सल्फेट आयन और सबसे कम है क्लोराइड आयन का। चलिए अब देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक सोल्स का अगर हम चार्ज हटा दें तो उनका कोएगुलेशन हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। लियोफोबिक सोल्स कैन बी कोएगुलेटेड बाय नंबर 1 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या तो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, या फिर एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, या फिर हम इसमें एक सुटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दें। तो इन दो तरीकों से हम किसी भी लायोफिलिक सोल्स को कोएगुलेट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर हम लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो हम पाएंगे कि लायोफिलिक सोल्स आर मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लायोफोबिक सोल्स। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। यहाँ पर हमने एक लायोफोबिक सोल लिया है और साथ में एक लायोफिलिक सोल लिया है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि लायोफिलिक सोल के जो पार्टिकल्स हैं वो लायोफोबिक सोल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और एक लेयर बना लेंगे। ये लेयर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होगी जो लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल को मिला दें तो यहाँ पर लायोफिलिक सोल एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है, जिसकी वजह से लायोफोबिक सोल का प्रोटेक्शन हो जाता है। ये प्रोटेक्शन इतना पावरफुल होता है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी मिला दें तब भी कोएगुलेशन नहीं होता है।